वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग और साथ साथ आपको जुम्मा मुबारक। एक्सप्रेसो के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं अरमला हसन एंड फॉर श्योर इट्स अ ब्रांड न्यू एपिसोड। मैं हूं इमरान हसन। इस उम्मीद के साथ कि आपका आज का दिन भी अच्छा शुरू हुआ है। जुम्मे के दिन यूजुअली अच्छा शुरू होता है। मैं अक्सर कहता हूं उसकी दो वजूहात होती है। एक तो जुम्मा इटसेल्फ दिन की बरकत होती है, लेकिन उसके साथ साथ दूसरा सबसे आम दिन ये होता है कि इसके आगे बहुत सारे लोगों की, अब तो बल्कि तकरीबन सभी की दो छुट्टियां हैं ना, जो कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी मुझे मालूम पड़ा था कि 2 दिन की छुट्टी है। कराची में वैसे ही लॉकडाउन चल रहा था और 2 दिन की छुट्टी बहुत सारे लोगों की होती है। सो इट्स अ गुड डे आई बिलीव। अच्छे दिन के आगाज के लिए फिर ज़रूरी है बसपत जहन के साथ और ये बिलीव करते हुए कि जो भी काम आज आपके होने हैं अगर वो हो जाए तो बेहतर है, ना हो तो अल्लाह की तरफ से नहीं होंगे और उस पर इक्तफा कर लेना कि उनका कोई बेहतर टाइम मुकर्रर होगा। पॉजिटिव है। आप आइंदा आने वाले दिनों में वो काम कर सकते हैं, जरूरी नहीं आज नहीं हुआ तो वो कभी नहीं होगा। अच्छा जनाब, चूंकि 14 अगस्त आने वाली है और इमरान ने इसको आज ही सेलिब्रेट किया, इमरान उसको सेलिब्रेट करे प्रॉपर्ली और मैंने सोचा था कि हमारा शो नहीं है, लेकिन स्टिल कोई बात नहीं, चलो फिर कोई पहनूंगा। मुझे लगता है मुझे अपनी वो वाली वार्डरोब किसी और दिन यूटिलाइज करनी पड़ेगी। अब नहीं हो सकता, 15 को नहीं पहन सकती आप, 15 को भारत की 15 को भी हमारा शो नहीं होता। अच्छा 15 को भी शो नहीं होता। खैर इट्स टोटली ओके। बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे लोग झंडे वंडे लगा रहे हैं, लेकिन वो एक बड़ा अच्छा एक ट्रेंड चल रहा है कि इस दफा पा के बजाय अगर आप छां करें तो दैट्स मोर वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, पौधे लगाएं बजाय इसके कि आप लोगों के कानों में जाके पू करें और उस पे पैसे लगाएं, ये बड़ा जरूरी है। अच्छा इमरान, जो आपने पौधे लगाने के हवाले से कि हमें बहुत सारी वीडियोस मौसूल हो रही है हमारे व्हाट्सएप, हमारे सोशल मीडिया पे, तो हम कोशिश करेंगे कि मंडे को आपके साथ शेयर भी करें कुछ वीडियोस। और ये जो ट्रेंड हमने शुरू किया है पौधे लगाने वाला, इस पे हम जरूर बार बार फोकस करेंगे कि जिस तरह इमरान ने कहा 14 अगस्त पे सेलिब्रेशन करने के और भी बहुत सारे तरीके, जरूरी नहीं कि बाइक्स नहीं, वो लाइन का है ना, पा की बजाय छा करने के। ये बहुत जरूरी है। पौधा खरीदें, पौधा बहुत सस्ता है, पौधा खरीदें और पौधा लगाएं। अल्लाह हम सबको जज़ाए खैर दे और पाकिस्तान की ग्रीनरी में इजाफा करें। आमीन आमीन। इसी नोट पर जी हमने आगे बढ़ना है, शो को आगे लेके चलेंगे, लेकिन आपको आगाज में बताएंगे आज की हेडलाइंस। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर अमरीका का रवैया तब्दील, पाकिस्तान को स्ट्रैटेजिक पार्टनर बनाने की बजाय भारत को बना लिया। अफगानिस्तान में बिगड़ती सूरत हाल, पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत ने सर जोड़ लिए। अफगानिस्तान के सियासी हल पर जोर। पाकिस्तान के खिलाफ रॉ और एनडीएस का जोड़, दासू हमले में अफगान सरजमीन इस्तेमाल होने का बड़ा इंकशाफ। कोरोना की चौथी लहर के हमले बदस्तूर जारी, हलाकतें 3 माह बाद 100 से बढ़ गईं। अगर आपके बच्चे को सबक याद नहीं होता तो सबक याद करवाने की टेक्निक जानिए सेगमेंट माइंड मैटर्स में। तो मैच में क्या हुआ ये भी हम बात करेंगे और बहुत अभी तक इतना बुरा नहीं हुआ। हाँ वैसे इतना बुरा अल्लाह ना करे बुरा भी हो। अच्छा जनाब, बड़ी खबर। अफगानिस्तान ओबियसली सबसे बड़ी खबर है और कुछ अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं। पाकिस्तान के लिए बड़ा क्रिटिकल टाइम भी है और बड़ा कॉन्शियस रहने का मौका भी है। शदीद खाना जंगी इस वक्त अफगानिस्तान में पैदा हो चुकी है, आपको मालूम है, और तालिबान एक के बाद एक सूबाई दारुल हुकूमत पर कब्जा किए जा रहे हैं। मजमूई तौर पर जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, अफगानिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज, उनको पसपाई का सामना है और आलमी मीडिया के मुताबिक अब तक तालिबान ने अफगानिस्तान के स्ट्रेटेजिक शहर गजनी समेत 10 सूबाई दारुल हुकूमतों पर कब्जे का दावा कर दिया है और तालिबान काबुल से सिर्फ 150 किलोमीटर फासले पर हैं। अफगान गवर्नमेंट को चंद हफ्तों का मेहमान करार दिया जा रहा है और लगता यह है कि हुण गल वध गई है तो अफगान हुकूमत की खेड मुक गई है। उधर बात की जाए दोहा में जारी मुज़ाकरात हतमी मरहले में दाखिल हो चुके हैं, ताहम अब तक होने वाले मुज़ाकरात में किसी भी किस्म की कोई पेशरफ्त नहीं दिखाई दे रही है। अब टीवी के मुताबिक तालिबान की कार्रवाइयों में तेजी के बाद बिलाखिर अफगान गवर्नमेंट ने पेशकदमी रोकने के बदले अफगानिस्तान तालिबान को इक़्तिदार में शरीक बनाने की भी पेशकश की है और अफगानिस्तान की खराब सूरत हाल के असरात पाकिस्तान पर भी पड़ने लगे हैं। दहशतगर्दी के वाक़यात में भी इजाफा हो रहा है और पाकिस्तान के खिलाफ हाइब्रिड वॉर भी शुरू हो चुकी है। मगरबी सरहद पर सिक्योरिटी फोर्सेस पर दहशतगर्दों की कार्रवाइयों में भी इजाफा देखने में आ रहा है, जबकि दासू हमले में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ और अफगान एजेंसी एनडीएस का गठजोड़ एक बार फिर खुलकर सामने आया और इसी सूरत हाल से निपटने के लिए वज़ीर आज़म की सदारत में अहम इजलास हुआ, जिसमें वफाकी वुज़रा ने भी शिरकत की और मुल्की दाखिली और खारिजी सूरत हाल का भी जायजा लिया गया है और इस हवाले से मजीद डेवलपमेंट भी। और उधर अफगानिस्तान में जी नाकामी के
के बाद अमेरिका पाकिस्तान से नजरें फेरने लगा है। कभी हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। वजीर आज़म इमरान खान ने कल फिर गैर मुल्की मीडिया से बातचीत की। इज बीन वेरी ब्लंट, बताया कि अमेरिका ने भारत को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना लिया है और पाकिस्तान के साथ अपना रवैया तब्दील कर लिया है। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने बताया। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि चीन सुपर पावर के तौर पे सामने आ रहा है, हमें आइसोलेट करने की कोशिश ना की जाए। और ये आइसोलेशन की कोशिश प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि अमेरिका की जानिब से की जा रही है। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिकी हमें अलग थलग करना चाहते हैं। और द मोस्ट अवेटेड थिंग जिसके बारे में बात हो रही थी कि प्राइम मिनिस्टर वेट कर रहे हैं जो बाइडन के फोन का, तो कल उन्होंने इस चीज को भी क्लियर किया कि मैं जो बाइडन के फोन का इंतजार नहीं कर रहा। दूसरी जानिब कल हमारे साथ, आपको याद है, स्पोक्स पर्सन फॉरेन ऑफिस मौजूद थे जिन्होंने इस चीज को वाजे किया था कि पाकिस्तान हर उस प्रोसेस की हिमायत करता है जो कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस हो, जो कि अवामी राय के जरिए जो भी हुकूमत आएगी पाकिस्तान उसकी हिमायत करता है। ताकत के जरिए या फोर्स के जरिए आने वाली किसी भी हुकूमत को पाकिस्तान सपोर्ट नहीं करता है। लेकिन कल की जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टोरी थी, अरमला, आज हमारे एक्सप्रेस में लीड स्टोरी भी लगी है, वो रॉ और एनडीएस का मुलविस होना है दासू वाक़े के अंदर, जिसमें आपको मालूम है दहशतगर्दी हुई थी। 9 चीनी शहरी जो हैं और 3 पाकिस्तानी शहरी इसके अंदर उनको कत्ल कर दिया गया था, जाबक हो गए थे। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर इस वक्त पाकिस्तान का ये कहना है कि हमें तवक्को ये है कि आलमी बरादरी इसका नोटिस लेगी। और चीन इस वक्त तहकीकात से मुतमईन है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने यह भी बताया। और अब पाकिस्तान इज लुकिंग फॉरवर्ड कि किस तरीके से वो मनसूबा साज जिन्होंने अफगानिस्तान के अंदर है कि इसकी मनसूबाबंदी की, उनको पाकिस्तान के हवाले किया जाए। और हाइब्रिड वॉर के हवाले से कल भी जैसे हमारी स्पोक्स पर्सन से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इतना प्रिपेयर्ड है कि वो सोशल मीडिया के ऊपर इसके खिलाफ जो हाइब्रिड वॉर की जिसकी हम बात करें, वो सोशल मीडिया पे मुकाबला कर सकता है। उसको मुंह तोड़ जवाब भी था। इससे पहले भी कई स्कैम्स आए हैं जिसपे पाकिस्तान को टॉप ट्रेंड उसके खिलाफ साजिश की गई और टॉप ट्रेंड्स बनाए गए जिससे पाकिस्तान की साख को मुतासिर किया जा सके। तो इस हवाले से हमारी गवर्नमेंट, और जो कल हमने बात भी की, उन्होंने कहा कि हमारी जो तैयारी है वो मुकम्मल है, हम किसी भी तरह की वॉर से हमें इस वक्त सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार जनाब ताहिर खान साहब ज्वाइन कर रहे हैं। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, आप उनके तज्जिए पाकिस्तान अफगान उमूर के ऊपर सुनते हैं हमारे शोज में भी और दीगर मीडिया के ऊपर भी। इस वक्त हमें ज्वाइन से जरा हम अहम मामले पे बात करते हैं। ताहिर साहब, थैंक यू वेरी मच हमें ज्वाइन करने के लिए। और मुसलसल चूंकि आपसे ऑफ एंड ऑन हमारी बात होती रहती है, इस वक्त जो सूरत हाल डेवलप हो रही है और खास तौर पे जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसके बाद आप सूरत हाल को किस जानिब देखते हैं? चूंकि जिस कदर पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान का अमन जरूरी है, अगर स्ट्रेटेजिक बुनियादों पे या मुस्तकबिल के नुक्ता निगाह से देखें तो चीन के लिए भी अफगानिस्तान के अंदर अमन होना बहुत ही जरूरी है उसके माशी मफादात को देखते हुए। तो इस सूरत हाल को अब आप किस जानिब जाता देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया आपको मुझे दावत देने की। आपको याद होगा, ये वैसे थोड़ा मुख्तसर आपको बैकग्राउंड से दे रहा हूँ कि जब अफगानिस्तान में तकरीबन 3 साल पहले एक बहुत बड़ा ट्रक हमला हुआ था और पाकिस्तान अफगानिस्तान के ताल्लुकात बहुत ही खराब हुए थे उसी हमले के बाद, क्योंकि अफगानिस्तान में बदकिस्मती से एक बहुत गलत बयानिया कुछ लोगों ने उसको एक किस्म का प्रमोट किया है कि वहाँ लोगों को बड़ा गलत बताया जा रहा है कि जो भी वहाँ होता है उसका पाकिस्तान से उसको नफी करते हैं। तो वो कभी मैं खुद अफगान से पूछता था मीडिया में कि चलो हम मान लेते हैं कि ट्रक पेशावर में उसमें बम रखा गया है, ठीक है, लेकिन वो ट्रक पेशावर से कैसे दाखिल हुआ, फिर काबुल कैसे पहुंचा, फिर वहाँ तो ये उसके बाद जब हालात खराब हुए तो चीन के वज़ीर खारिजा उस वक्त आए थे, काबुल भी और फिर पाकिस्तान भी, और उस वक्त पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के एक सेफरी की ग्रुप भी बना। चीन को ये मालूम है कि अफगानिस्तान में अमन ना हो, आपके सवाल के जवाब की तरफ आ रहा था कि अगर अमन ना हो तो मुतासिर जो सबसे ज्यादा होंगे वो जो उनके करीबी जो पड़ोसी है, और पड़ोस में चीन भी है। चीन को अब कुछ खदशात है उनके अपने सिंकियांग है, और सिंकियांग बदख्शान से लगा हुआ है। अब वो खान तालिबान के कंट्रोल में आ गए। मुमकिन है कि चीन उससे खुश भी हो, क्योंकि जब तालिबान उनकी नजर में वहाँ हो तो शायद बॉर्डर उनके लिए सिक्योर हो, महफूज हो। तो चीन का इंटरेस्ट इसलिए है कि चीन इस खित्ते में, एक तो आप देखें 2014 तक चीन मुकम्मल तौर पर अफगानिस्तान के मामला से बिल्कुल अलग तरह था, इसलिए अलग तरह था कि चीन किसी भी मिलिट्री जहां पर हो वहां से अपने आप को दूर रखता है। 2014 में फर्स्ट टाइम उन्होंने अपने अफगानिस्तान के लिए स्पेशल नुमाइंदा मुकर्रर किया, और फिर चीन का रोल इसलिए ज्यादा है कि चीन का बुनियाद है, उसका फोकस जो है इक्तिसाद पे, प्रोजेक्ट्स पे और इन चीजों पे, उसका मिलिट्री से इन्वायरमेंट से कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो सबसे ज्यादा नुकसान भी चीन को होगा और सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को इसलिए सबसे ज्यादा है हर लिहाज से, सिक्योरिटी भी, इक्तिसाद
अफगानिस्तान हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए सबसे बहुत ही बड़ी मार्केट थी और जंग की वजह से हम वो मार्केट हमारे हाथ से इसलिए चला गया। मुझे याद है मैं हिकमत यार का इंटरव्यू कर रहा था उसके घर में काबुल में, उसने मुझे कहा कि इतनी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान सबसे ज्यादा बराह रास्त मुतासिर होने वाला मुल्क है और पाकिस्तान के जो अफगान के जो बॉर्डर सरहदी इलाके है उसमें ईरान का खजूर फरोख्त होता है। यानी चलो अगर हेरात में होता है जो ईरान के करीब है तो ठीक है, अगर मज़ार शरीफ में वहाँ उज़्बेकिस्तान की चीजें तो ठीक है, लेकिन ये वैसे मानता भी कोई नहीं है कि अगर पाकिस्तान के बॉर्डर के एरियाज हो जो मशरकी है या मगरिब जनूबी है तो उसमें तो पाकिस्तान की चीजें होनी चाहिए। तो हत्ता के काबुल के मतलब के बॉर्डर पे भी ईरान से खजूर आकर वहां फरोख्त होता है, तो हमें तो हर तरफ से नुकसान हुआ है हमारे मार्केट। लिहाजा पाकिस्तान चाहेगा कि अगर अफगानिस्तान सबसे ज्यादा फायदा भी हमें होगा। फायदा का मतलब ये है कि सेंट्रल एशिया को रास्ता मिलेगा और सिर्फ हमें नहीं अफगानिस्तान को भी होगा। पहले अगर ये जो गुलबहार एक बहुत बड़ी मार्केट है काबुल में, मैं वहां जाता हूँ तो 80% वहाँ पे पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स पड़े होते हैं। सही सही। तो बहरहाल पाकिस्तान को तो नुकसान होगा, तो पाकिस्तान क्यों ऐसा नुकसान खुद करे कि हम अच्छा तारका साहब, साथ साथ अभी हम कल प्राइम मिनिस्टर के गैर मुल्की मीडिया के हवाले से भी बात करें, उन्होंने कहा कि अमेरिका ने भारत को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना लिया है और इस हवाले से उन्होंने कल बहुत खुलकर बात भी की। अमेरिका के इस रवैये के हवाले से और अफगानिस्तान के मामले में अमेरिका और भारत की जो कुर्बतें हैं, आपको लगता है क्या वजह हुई कि ये कैसे बढ़ गई? हर मुल्क को अपनी मफादात ज्यादा अजीज है और होनी भी चाहिए, लेकिन बदकिस्मतियत यह है अमेरिका अपने जो अमेरिका में हमला हुआ था, मैं और आप लोग कोई उसकी हिमायत नहीं करेंगे और वो दहशतगर्दी है कि जब आम लोगों को आप मारते हैं। लेकिन अमेरिका से कोई पूछे कि 9/11 के बाद आप जब अफगानिस्तान आए तो आपने क्या हासिल किया, आपने कितने अफगानों को मारा, कितने अफगान मर गए इस लड़ाई में, अमेरिका किसी का दोस्त नहीं है। ये सबको तो आपको याद होगा 2017 में सदर ट्रंप ने जब जनूबी एशिया की पॉलिसी का ऐलान किया, उसी पॉलिसी में ही पाकिस्तान की मजम्मत की गई और इंडिया की तारीफ की गई थी। ये मुझे याद 2007 अगस्त में उसने ऐलान किया था। फिर 2018 में 1 जनवरी को सदर ट्रंप ने पाकिस्तान की मजम्मत की, पाकिस्तान पे इल्जाम लगाए। लेकिन जब अमेरिका को जरूरत पड़ी कि अब मैंने अफगानिस्तान से निकलना है, कैसे निकलूंगा, कैसे तालिबान से बैठूंगा, तो पाकिस्तान से दरखास्त की कि मेरी मदद करो सहूलतकारी में। लेकिन ताहिर साहब, कतई कलामी की माजत, इसमें कुछ ग्राउंड रियलिटीज भी तो होती है ना, जैसे आप जैसे जो तज्जियाकार हैं वो मुसलसल इस पे बात करते नजर आते हैं। अमेरिका को क्या ग्राउंड रियलिटीज की जानिब अमेरिका देखना नहीं चाह रहा, या अमेरिका महज एक इस सारे मामले से कतई ताल्लुक के लिए वही एक स्केप गोट वाला, कल आर्मी चीफ ने भी एक बयान दिया था, महज उस जानिब, क्योंकि बज़ाहिर पाकिस्तान जैसा स्ट्रेटेजिक पार्टनर ही अमेरिका को सूट करता था इन सेंस कि पाकिस्तान हर किस्म के कॉपरेशन के लिए तैयार था, मां सिवाय इसके कि हमारी ज़मीन इस्तेमाल होती है अफगानों के लिए या तालिबान के खिलाफ। तो इसके बावजूद ये जो पॉलिसी अमेरिका ने अपनाई है, जो टिल्ट किया है, क्या ये अमेरिका की समहाउ फेवर में है इतनी ज़्यादा नाकामियों के बाद? इसको कैसे देखते हैं? अमेरिका का तो ये भी देखना चाहिए कि भारत जब वो अब तालिबान की तरफ बिल्कुल भी नहीं जा रहा था, जब पूरी दुनिया रूस जैसा जो भारत का बहुत ही बड़ा इतिहादी है, ये देखें आज खबर आई है अभी मीडिया में, मगरबी मीडिया में, पाकिस्तानी मीडिया में नहीं, कि शायद कि चीन वाहिद मुल्क या पहला मुल्क हो अगर तालिबान काबुल को कंट्रोल करते हैं तो चीन उसको तस्लीम करे। क्योंकि उनको पता है कि तालिबान एक हकीकत है। इंडिया नहीं जाता था, लेकिन जब इंडिया को मालूम हुआ कि तालिबान के बगैर उनका कोई मुस्तकबिल अफगानिस्तान में नहीं है, अभी भी वो पीस प्रोसेस से मुकम्मल तौर पर बाहर था और कभी भी रूस ने कोशिश नहीं की। ये जो ट्राइका प्लस कहते हैं, ट्राइका प्लस में पाकिस्तान क्यों आ रहा है? ये तो फरीकी ग्रुप तो पहले से बना था, रूस, चीन, अमेरिका का। लेकिन जब उनको मालूम हो इन ममालिकों के पाकिस्तान के बगैर कोई भी काम नहीं हो सकता अफगानिस्तान के हवाले से, तो पाकिस्तान को शामिल किया, तो ट्राइका प्लस कहते हैं उसको। अमरीकी अपने मफादात के लिए काम करते हैं। आपको याद होगा कि जब आखिरी रूसी चला गया था तो 1989 में, तो सबसे पहले वार अमेरिका ने हम पे किया था। ये भी की बात नहीं है, वार किया था कि जो F-16 तैयारे थे उसको रोक लिया और कहा कि आपके पास न्यूक्लियर हथियार है, और फिर उस वक्त कोई तस्वर भी नहीं था। ठीक है। और फिर बाद में हमारा अपना पैसा जो था सिर्फ 16 का, उसने कहा नहीं पैसा नहीं देंगे आपको, गंदम लेंगे। तो अब अभी अफगानिस्तान में लोग बात करते हैं कि अमेरिका ने हमारे साथ दोबारा छोड़ा घोंपा है हमारे बैग पे, तो अमेरिका तो अपने मफादात का है।
ठीक है। अच्छा, कल आखिरी सवाल मेरा वज़ीर आज़म पाकिस्तान की स्टेटमेंट के हवाले से है, जैसे कि अमना ने भी पूछा आपसे कि कल कैटेगोरिकली एक बार फिर प्राइम मिनिस्टर को यह कहना पड़ा कि अब अमेरिका का जो टिल्ट है ये वाज़े हो चुका है। सिफारती ज़बान के अंदर या सिफारती सतह के ऊपर उमूमी तौर पर अगर ताल्लुकात सरदमोहरी का शिकार हों भी ताहिर साहब, तो इतना ओपन वे में ऐसे नहीं कहा जाता। हमने उमूमी तौर पर तारीखी तौर पर हमने ये नहीं देखा, चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश की जाती है और बहरहाल हम अमेरिका के किरदार को नज़रअंदाज तो नहीं कर सकते आने वाले वक्त में, और भारत की जो पाकिस्तान की दुश्मनी है उसको भी। तो इस स्टेटमेंट को आप कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं देख सकते, लेकिन ये जो अंदर आपके उसमें लावा वो होता है और आपको गुस्सा आता है कि ज़ल्मे खलीलज़ाद कहता है कि पाकिस्तान की जितनी वो कर सकता था, उसने जर्मन मैगजीन को यही कहा था चंद महीने पहले, पाकिस्तान ने उससे ज्यादा किया है। और ज़ल्मे खलीलज़ाद को इसलिए मालूम है कि ज़ल्मे खलीलज़ाद अमरीकी नुमाइंदा इसी सारे काम के लिए। तो जब बार बार वो आता था उस पर अफगान नाराज भी होते थे कि वो पाकिस्तान में क्या करता है। उसको मालूम था कि कहाँ जाना है, किसके पास जाना है, किससे मदद लेनी है और कौन मदद कर सकता है। उसके कहने पे मुल्ला बिरादर को रिहा किया। मुल्ला बिरादर अभी पूरा पीस प्रोसेस को करे। तो जो आपके सवाल का जवाब है, वज़ीर आज़म इसलिए ये बात की है, ये जो नजीब यूसुफ को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को पाकिस्तान में भेजा था तो उसको अपना पैगाम देना था। लेकिन अगर अमेरिका नहीं चाहता, अमेरिका को एहसास हो जाएगा, जिस तरह वो मैंने आपको बता रहा था ना सदर ट्रम्प का बता रहा था कि वो पाकिस्तान को लिफ्ट नहीं करा रहा था। जब पंच किया, जब जरूरत पड़ी उसको, तो फिर पाकिस्तान की तरफ उन्होंने रुजू की। तो बहरहाल अमेरिका को याद हो जाएगा मुस्तकबिल में उनका असल दोस्त कौन है। चलें, आपसे बात होती रहेगी। आपके तज्जिए का बहुत शुक्रिया और बड़े मुख्तसर वक्त में आपने अहाता किया मौजूदा सूरत। ताहिर साहब का ये कहना है कि अमेरिका का ये जो एक गाफिलाना रवैया है पाकिस्तान की जानिब, इसका एहसास अमेरिका को हो जाएगा और यकीनी तौर पर अगर अमेरिका किसी का दोस्त नहीं तो भारत भी किसी का दोस्त नहीं, क्योंकि अमेरिका के दुश्मन रूस का भारत बहुत करीबी स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। और अगर अमेरिका और भारत करीब हो रहे हैं तो अमेरिका को भी ये देखना होगा। अब महज मतलब का खेल है, इसमें कौन जीतेगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन सूरत हाल फिल वक्त ये बताती है कि खित्ते का अमन खतरे में है। इसी नोट पर ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस। ज़ोहेब के गीत, और जब दोनों मिलके गाते थे, द वे दे यूज्ड टू ड्रेस अप, द वे दे यूज्ड टू परफॉर्म, उस टाइम के ऊपर पाकिस्तानी और ओवरऑल एशिया के अंदर जो मौसीकी है उसको जिद्दत देने में भरपूर किरदार अदा किया। कल से एक कंट्रोवर्सी भी काफ़ी ज़्यादा गर्दिश करी है नाज़िया हसन के हवाले से। जब उनके भाई ज़ोहेब हसन साहब जब पाकिस्तान आए हैं, एक टीवी इंटरव्यू में उन्होंने ये दावा किया है कि नाज़िया हसन साहिबा की मौत जो बज़ाहिर कैंसर की वजह से हुई थी, उन्होंने ये दावा किया है कि उनकी मौत कैंसर की वजह नहीं बल्कि उनके साबिक़ा शौहर इश्तियाक बेग साहब की वजह से हुई, जिन्होंने उनको खाने में कुछ मिला के दिया था। और ये बात एक अपनी स्टेटमेंट के अंदर स्कॉटलैंड यार्ड को नाज़िया हसन खुद भी कह चुकी हैं। ऐसा कहना है नाज़िया हसन के भाई ज़ोहेब हसन का। तो ये कंट्रोवर्सी के हवाले से अभी सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है। अपडेटेड जो भी होगा हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन अभी हमने नाज़िया हसन को याद किया जिन्होंने पॉप मौसीकी के हवाले से बहुत ज़बरदस्त काम किया। इसी नोट पर हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। बात करेंगे कुछ कोरोना के हवाले से। वंस अगेन चौथी लहर आपको पता है बदस्तूर जारी है। मुल्क भर में भारतीय वायरस के हमले जारी हैं, केसेस बढ़ रहे हैं। इस फैलाव को रोकने के लिए कई बड़े शहरों में पाबंदी का सिलसिला भी जारी है और स्मार्ट लॉकडाउन है वो भी लगाया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद कई शहरों में जो कोरोना के मस्बत केसेस है उसकी शरह न सिर्फ तशवीशनाक है बल्कि मुसलसल बढ़ रही है। मस्बत केसेस के साथ साथ अमवात में खौफनाक हद तक इजाफा हो गया है और 3 माह बाद एक बार फिर जो यौमिया अमवात की तादाद है यानी कि 24 आवर्स वो 100 से बढ़ गई है। दूसरी जानिब जो वैक्सीनेशन है उसका अमल भी तेजी से जारी है। ताम अवाम की जानिब से जो SOPs हैं एज यूजुअल मुसलसल नजरअंदाज हो रही हैं और गवर्नमेंट भी SOPs पर अमल दरामद कराने में खास तौर पे हम अगर बात करें तो कुछ ज्यादा संजीदा नजर नहीं आती है। बिल्कुल, कोरोना की सूरत हाल में सियासी जमातें कौमी वादत का मुजाहरा करने की बजाय कोरोना फैलाव का सबब बनने लगी हैं। पहले आज़ाद कश्मीर इलेक्शन की इंतखाबी मुहिम में हमने देखा कि सियासी जमातों ने SOPs की धज्जियां उड़ाई। आज़ाद कश्मीर में बेहतियाती की वजह से मरीम नवाज साहिबा भी कोरोना का शिकार हो गई थी। अब PTM ने गवर्नमेंट के खिलाफ एक बार फिर मुल्की तहरीक चलाने का ऐलान किया और इस सिलसिले में 29 अगस्त को कराची में जलसा किया जा रहा है, जिस पर वफाकी वजीर असद उमर ने शदीद बरहमी का इजहार किया और कहा कि 2 हफ्ते पहले बिलावल भुट्टो साहब कह रहे थे कि कराची में कोरोना फैला तो जिम्मेदार वजीर आजम होंगे, और अब कराची में अगर जलसे हुए तो कोरोना फैला तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। इसी सूरत हाल पे बात करेंगे। हमारे साथ कोरोना टास्क के सरबराह डॉक्टर अताउर रहमान साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, वेरी गुड मॉर्निंग कि
आपने हमें एक्सप्रेसो में ज्वाइन किया। सबसे तो पहले हम इस 4th वेव के हवाले से बात करें। हम देख रहे हैं कि डेल्टा वेरिएंट के बहुत सारे केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, केसेस बढ़ रहे हैं और अब जो डेथ टोल है वो भी काफ़ी इंक्रीज हुआ है। अब हमें इस हवाले से हिकमत अमली या स्ट्रैटेजी की बात करनी है, क्योंकि एक बार फिर हम उसी सिचुएशन की जानिब बढ़ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है, क्योंकि ये जो डेल्टा वायरस है और ये जो वेरिएंट है ये वाला, ये तकरीबन 1200 गुना ज़्यादा तेज़ी से फैलता है और अफेक्ट करता है उस पुराने चाइनीज़ वायरस जो कि शुरू में पाया गया था कोविड का। तो इसमें जो शक्ल बदलनी है, तो एक आदमी का जो वायरल लोड होता है इसका, वो 1200 आदमियों के बराबर है उस पुराने वायरस के, तो इसकी वजह से ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है। और अमेरिका में देखें, कल 1 लाख नए केसेस आए हैं और उनके हॉस्पिटल सारे भर चुके हैं। अमवात इतनी ज़्यादा नहीं हो रही क्योंकि ज़्यादातर लोग वैक्सीनेटेड हैं। यूरोप का भी यही हाल है कि बहुत ही तेज़ी से वहाँ पे दुनिया में तकरीबन 80% इजाफा हुआ है पेशेंट्स का पिछले 4 हफ्ते में। और पाकिस्तान की सिचुएशन तो बहुत ही ज़्यादा इसलिए ख़तरनाक है कि हमारी इस वक्त तकरीबन 1.25 या 1.5 करोड़ पॉपुलेशन है जो दोनों वैक्सीन जिसको मिल चुकी हैं और प्रोटेक्टेड है। तकरीबन 80-90% पॉपुलेशन हमारी अभी तक प्रोटेक्टेड नहीं है, हालांकि बहुत तेज़ी से वैक्सीन लगा रहे हैं ये, और 4-5 महीने में उम्मीद है कि ये पूरा जितने हमारी टारगेट है वो अचीव कर लेंगे। लेकिन आज की सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। अब सामने एक तो जलसे जुलूस जो अभी ये शुरू कर रहे हैं, जैसे आपने कहा कि 29 अगस्त को जलसा हो रहा है, ये बहुत ही गैर दानिशमंदाना कदम होगा अगर ये करते हैं, क्योंकि ये एक आग की तरह फैलता है और एक आदमी को हो जाए तो फिर ये 10 आदमी को और 20 आदमियों को फिर लगा देता है ये। तो इस वजह से, और दूसरे फिर मुहर्रम में भी हमें बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है, हर एक को मास्क पहनने की ज़रूरत है, दूर रहने की ज़रूरत है, वरना ये एक दफ़ा बेकाबू हो जाएगा। तो आपने देखा इंडिया में बेकाबू हुआ था तो दिल्ली में क़यामत का समा था, लोग सड़कों पे गिर रहे थे और बात हो रही। जी डॉक्टर साहब, हम कोई डेटाबेस मेंटेन कर रहे हैं खासतौर पे वैक्सीन लेकर कि जो लोग वैक्सीनेटेड हैं उसके बावजूद अगर उनको कोविड होता है, कितने ऐसे लोग हैं, क्या शरह है? चूंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है लोगों को मजीद राग़िब करने के लिए टुवर्ड्स वैक्सीनेशन, क्योंकि अभी भी सोशली एक बात बहुत लोगों के अंदर पाई जाती है कि वो वैक्सीनेट नहीं होना चाहते, खासतौर पे वो लोग जिनको कोविड हो गया हुआ है, वो कहते हैं जी हमें तो हो गया, अब हमें वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं है। तो क्या कोई डेटाबेस हम मेंटेन कर रहे हैं इस हवाले से? जी हाँ, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस मौजूद है नादरा के पास। जब आप वैक्सीनेट कराते हैं अपने आप को तो हर चीज़ नादरा की डेटाबेस में चली जाती है, चाहे आपने 1 वैक्सीन लगाई हो या 2 वैक्सीन लगाई हो। और बल्कि अब आपको नादरा से सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत होती है एयर ट्रैवल करने के लिए, ताकि आप दिखा सकें। तो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस मौजूद है। मेरा पॉइंट है जो लोग वैक्सीनेट होने के बावजूद अगर कोविड का शिकार हो रहे हैं, इसका कोई डेटाबेस आप मेंटेन कर रहे हैं? जी नहीं, इसका कोई डेटाबेस सही नहीं है, क्योंकि कौन लोग शिकार हो रहे हैं, जो लोग वैक्सीनेट होके शिकार हो रहे हैं या वैक्सीनेशन के बगैर शिकार हो रहे हैं, अपने आप को रिपोर्ट ही नहीं करते अक्सर लोग। तो 90% तो आते ही नहीं और बताते ही नहीं, खांसी बुखार होता है चले जाते हैं। तो इसकी कोई डेटाबेस नहीं है और ना रखी जा सकती है, क्योंकि लोग रिपोर्टिंग नहीं करते। जो अस्पताल जाते हैं वो तो फिर ठीक है, वो तो रिकॉर्ड पे आ जाते हैं, लेकिन जो हॉस्पिटल नहीं जाते और खुद ही इलाज करा लेते हैं, उसकी कोई डेटाबेस नहीं। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, साथ साथ वैक्सीनेशन की भी हम बात कर रहे हैं। अब चूंकि हमने देखा है कि बहुत सारे लोगों में इबाम था मुख्तलिफ वैक्सीन को लेके, अब वो भी किसी हद तक बेहतर हुआ है, लेकिन स्टिल जो वैक्सीनेशन है इसका प्रोसीजर किस हद तक हमने अपना टारगेट अचीव किया है? जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमने इतने लोगों को वैक्सीनेटेड करना है, हर एक गोल जो सेट किया गया था, और मजीद हम इस हवाले से कौन सी वैक्सीन हैं जो आएंगी और लोगों को लगेंगी, ताकि लोगों के अंदर जो एक कह लें इबाम की सी सिचुएशन है वो क्लियर हो सके? जी, अब पिछले आपने देखा हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर तो वैक्सीनेशन की रफ्तार बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि वैक्सीन ज़्यादा मुल्क में आनी शुरू हो गई हैं। कोई 10 लाख को आपने टच कर लिया था अभी पिछले हफ्ते रोज़ाना की। तो अगर ये रफ्तार रही तो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि 4-5 महीने में आप अपनी जो टारगेट है हमारा, के जो आपकी जो आबादी है उसका 80% लोग जो एडल्ट आबादी है वो आप 5 या 6 महीने में मीट कर लेंगे। ये असल में हमारे पास वैक्सीन लगाने की तो बहुत अच्छे मौजूद हैं फैसिलिटीज़, लेकिन वैक्सीन अवेलेबिलिटी का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। चाइना ने बहुत हेल्प की है, उनकी मुख्तलिफ वैक्सीन जो है, तीनों वैक्सीन्स हैं वो सब बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान में आ रही हैं। इसके अलावा एस्ट्राजेनेका है, फाइजर है, वो भी अवेलेबल है, और मॉडर्ना भी अवेलेबल है, लेकिन उनकी मकदार कम है।
लेकिन वो जो क्योंकि फॉरेन ट्रैवल पे ये पाबंदी आ गई है, खासतौर पर यूरोप यूएसए में, कि आप ये वाली वैक्सीन लगाएं, तो इसकी वजह से ट्रैवलर्स को वो लगवानी पड़ रही हैं। थोड़ा सा हम अगर टाइम स्पैन के, अगरचे के जो मेरी समझ में आता है, क्योंकि हम भी पिछले 1-1.5 साल से इसी के ऊपर प्रोग्राम्स भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, कोई टाइम स्पैन आप डिफाइन नहीं कर सकते किसी एक सर्टन वेरिएंट को या वेव को लेकर, लेकिन हम चूंकि अब इतना तजर्बा हमें हो चुका है इस बीमारी से निपटने का काफ़ी हद तक, तो क्या हम इस फोर्थ स्पैन को या फोर्थ वेरिएंट को कुछ इसकी कुछ टाइमलाइन देख सकते हैं कि कब तक इसके सर्च में कमी आएगी, या मैच डिपेंडेंट इसी पे है डॉक्टर साहब कि लोगों का मेलजोल कम होगा तो खुद से कम होगा, या कोई टाइम स्पैन है आपके माइंड में, आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, टाइम स्पैन कोई 2-3 महीने बाद एक इससे ज्यादा खतरनाक वेरिएंट आ जाता है और वो फिर छा जाता है पुराने वेरिएंट को, तो दब तो जाता है पुराना वेरिएंट, लेकिन दबता इस वजह से कि एक नया ज्यादा खतरनाक और ज्यादा तेज फैलने वाला आ जाता है। यही हुआ चाइनीज वायरस के बाद अल्फा और फिर बीटा और फिर गामा और अब डेल्टा और डेल्टा प्लस और एप्सिलॉन, और कराची में अभी हाल में हमने कैपा वेरिएंट, एक नया इसकी वेरिएंट है, वो डिटेक्ट किया है कराची यूनिवर्सिटी में, जो मेरी ही लेबोरेटरीज हैं, इंटरनेशनल सेंटर फॉर केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेस, तो वहाँ रोजाना की बुनियाद पे जेनेटिक स्ट्रक्चर हम एनालिसिस करते हैं। कैपा वेरिएंट क्या है, थोड़ा सा बताइएगा? ये कैपा वेरिएंट जो है ये बहुत डेल्टा और डेल्टा प्लस से मिलता जुलता है और उसी तरह का बिहेवियर है, और ये जो है ये अब हमने यहाँ पे डिटेक्ट किया है सिंध के अंदर, और ये अभी शुरू हुआ है ये फैलना। तो इसी तरीके से ये नए नए वेरिएंट्स जो हैं आते जाएंगे और फैलते जाएंगे, और जो ज्यादा खतरनाक होंगे वो आगे छा जाएंगे और पुराने को दबा देंगे। तो ये हर 2-3 महीने का ऐसा लगता है कि साइकिल है, और ये पुराने वाले दब जाते हैं, लेकिन सिचुएशन खराब से खराब तर होती जाती है, बेहतरी की तरफ नहीं जा रही, खराब से खराब तर होती जा रही है। लेकिन अल्लाह करे कि सिचुएशन बेहतर हो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब कि आपने इस हवाले से हमें ज्वाइन किया, और जिस तरह डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि हर 2-3 महीने के बाद एक नया वेरिएंट आता है और फिर पुराना वेरिएंट दब जाता है, लेकिन स्टिल एक बात जो हम सबको अभी तक ख्याल रखना है वो ये कि SOPs को फॉलो करना है, और सबसे बढ़कर वैक्सीनेशन करवानी है, क्योंकि जब तक आपकी 70% पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड नहीं होगी तब तक हर्ड इम्यूनिटी का जो फैक्टर है वो डेवलप नहीं होगा। तो लिहाजा आप जितना हो सके एहतियात करें और साथ साथ वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाएं। इसी नोट पर जी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब बारी हमारे सेगमेंट माइंड मैटर्स की, जिसमें आज हिना न्याजी और वकार अहमद मलिक बताने वाले हैं कि अगर आपके बच्चे को सबक याद नहीं होता तो क्या टिप्स मिल सकती है आपको। देखते हैं, ओवर टू यू गाइस। थैंक यू इमरान एंड नर्मला। वकार साहब, अक्सर माँ बाप ये कंप्लेन करते हैं कि हमारे बच्चों को सबक नहीं याद होता, और फिर बच्चे खुद भी यानी स्टूडेंट्स खुद भी ये कंप्लेन करते हैं कि सबक नहीं याद हो रहा, और टीचर्स की भी यही कंप्लेन होती है कि जी बच्चा आ रहा है लेकिन उसको सबक नहीं याद। कौन सी ऐसी टेक्निक है सबक याद करने की, क्योंकि हमारी तो अब जो है ना स्टूडेंट लाइफ गुजर चुकी है, काश आप तब मिले होते तो हम भी कोई टिप्स ले लेते, लेकिन उन बच्चों के लिए बता दे जो अभी भी स्टूडेंट लाइफ में है। नहीं, खैर उम्र जो भी हो, आपको कोई ना कोई चीज याद करना सीखना, वो तमाम प्रोसेस तो पूरी जिंदगी जारी रहता है ना। सबसे पहला सवाल ये है कि आप बच्चे को याद क्या करवाना चाहते हैं, क्योंकि ये पहली चीज है। आप बच्चे को क्या याद करवाना चाहते हैं? कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि बहुत ही बुनियादी स्किल्स में आती हैं। मिसाल के तौर पे अरिथमेटिक है, आपने बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जिन्होंने पूरी जिंदगी उनके साथ होना है, डेफिनेटली उसकी एक इम्पोर्टेंस है। लेकिन ये बताइए कि जिस तरह हमारे यहाँ इम्तिहान लिया जाता है, ठीक है, आप उसके इम्तिहान के एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर मिसाल मैथमेटिक्स है या स्टैटिस्टिक्स है या कोई भी ऐसी चीज़ है, जिसके एक क्वेश्चन के अंदर 2 या 3 डिफरेंट किस्म के फार्मूलाज इस्तेमाल होते हैं, और क्योंकि आपका पूरे सिलेबस पूरे निसाब में से वो पर्चा आना होता है, तो वो पेपर की उस तैयारी के लिए उसको हो सकता है आइडियली स्पीकिंग किसी बच्चे को 100 से 150 फार्मूला रटना पड़े, तब जाके उस काबिल होगा। अगर कोई मेरे स्टूडेंट्स हों, हम स्टैटिस्टिक्स की मिसाल ले लेते हैं, अगर मेरे कोई स्टूडेंट्स हों तो मुझे उनको ये बताना है कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है और आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में इसका क्या रोल है, किरदार है, आप इससे कैसे मजे से कितने फायदे उठा सकते हैं, और आपको स्टैंडर्ड एविएशन की जो रूह है उसका यानी डाटा के हवाले से एक स्टैंडर्ड एविएशन का कोई फिगर आपके सामने आता है तो आपके ज़हन में वो पूरी शेप या शक्ल बनने जानी चाहिए कि इसके पीछे जो डाटा है वो किस हद तक डिस्पर्स है वगैरह वगैरह। इसी तरह अगर लीस्ट कॉमन मल्टीपल है कि या कोई भी ऐसी चीज़ है, मेरी कोशिश होगी कि उन बच्चों को ये बताऊं कि इसकी अमली ज़िंदगी में फ़ायदा क्या है, और ये तमाम जब चीज़ें कर दूं और उसके बाद मैं देखूं कि बच्चा जो है उसकी रूह को समझा है, और उसके बाद यह है कि उस बच्चा उस पूरे प्रोसेस को समझा है, तो जब मैं उससे इम्तिहान लूंगा तो मैं क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में
मुझे स्टैंडर्ड एविएशन रटने की जरूरत नहीं है। नहीं है। प्रैक्टिकल लाइफ में मैं गूगल करूंगा, अगर मुझे याद नहीं भी होगा या याद रखने की जरूरत भी नहीं है, उसको गूगल करूंगा, आवल तो ऐप्स ही मुझे निकाल के दे देंगी। अगर मैंने मैनुअली निकालना है स्टैंडर्ड एविएशन तो मैं उसका एक फार्मूला देख लूंगा गूगल, ये इतनी सी बात है। इसी तरह जब आप उन बच्चों को कहते हैं कि नहीं आप रटें, तो बहुत बड़ा एक ज़हनी रिसोर्स जो है वो उस तरफ लगा देते हैं, और उसको हम कहते हैं मेंटेनेंस रिहर्सल। मेंटेनेंस रिहर्सल इसलिए कि वो आप बार बार एक चीज रिपीट नहीं करते, रट्टा जिसको हम कहते हैं, वो फार्मूलाज को रट्टा लगा रहे हैं। अच्छा, अगेन वो फार्मूलाज को रट्टा क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि वो फार्मूला जिस तरह डिराइव हुआ है, ठीक है, वो जो पूरा उसका प्रूफ है मैथमेटिक्स में जी, वो जो पढ़ाने वाला है, अगर तो वो खुद मैथमेटिक्स के या उस अपने पर्टिकुलर उस इल्म से मोहब्बत में मुब्तला है, तो वो तो इतने मजे से वो बताएगा कि ये फार्मूला कैसे डिराइव हुआ, तो वो तो आपको कभी नहीं भूलेगा। ये और तरह की रिहर्सल है जिसको कहते हैं एलैबोरेटिव रिहर्सल, वो एक और चीज है। लेकिन अगर आज वो इस तरह पढ़ा रहा है कि मसलन एक प्रूफ है, वो प्रूफ भी बेचारे रटना पड़ता है उनको, तो इसका मतलब है कि बच्चे को वर्किंग मेमोरी के अंदर मेंटेनेंस रिहर्सल करनी पड़ेगी और उसको रटे मारने पड़ेंगे, और वो रटे जो हैं वो ओवर द टाइम साथ ही फेड हो जाते हैं। दूसरा ये है कि आप जब भी बच्चे को कोई चीज़, उस्ताद हों या वालिदैन हों, आप एक नई चीज़ उसको पढ़ाने जा रहे हैं तो प्रायर नॉलेज उसको ज़रूर दे दें। मसलन एक सूरत ये हो सकती है कि मैंने पीरियोडिक टेबल पढ़ाना है और मैंने कल बच्चों को पीरियोडिक टेबल पढ़ाना है, लेकिन एक दिन पहले मैंने बच्चों से क्वेश्चंस में ना एक तजस्सुस कि ये आप किस चीज़ से बने हुए हैं, आपके आसपास ये पूरी दुनिया किस चीज़ से बनी हुई है, ठीक है, बजाय इसके कि मैं जंप करूं एलिमेंट्स पे, एलिमेंट्स से पहले मैं जरा बच्चों के अंदर उनसे फिर उनके इंटरेस्ट को डेवलप करने के लिए, वो हो सकता है वो कोई ना कोई जवाब देंगे, तो मैं कहूँगा अच्छा ठीक है ये मैटर है, अगर तो ये मैटर की कितनी किस्में आपको समझ आ रही हैं, वो कहेंगे अच्छा हो सकता है कोई बच्चा कहे कि ये लिक्विड भी होता है, ये सॉलिड भी है, फिर हो सकता है कि और मैं इस तरह के सवाल करूं और तमाम चीज़ें, फिर मैं कहूँ कि नहीं ये कितने टाइप के हैं, देखना ये लकड़ी कुछ और तरह से लग रही है, ये मेटल कुछ और है, ये इनकी कितनी टाइप्स हो सकती हैं। इस तरीके से एक तजस्सुस मैंने उनसे एक दिन पहले उभार लिया, ठीक है, और उसके बाद इससे प्रायर नॉलेज जो है उनके अंदर वो एक हो गई चीज़। दूसरे दिन जब वो आए तो मैंने एक्चुअली वहाँ से स्टार्ट किया और उसके बाद एक बेस बन जाती है ना। अब इस प्रायर नॉलेज क्यों इम्पोर्टेंट है? आप जब बचपन से चीज़ें आप कैसे लर्न करते हैं, एक छोटा बच्चा जो है जब वो घोड़ा देखता है तो वो पूछता है या उसको पता चलता है कि ये एक एनिमल है, ठीक है, जानवर है, और फिर उसके बाद उसके अंदर एक स्कीमा डेवलप हो जाता है कि एनिमल्स जो हैं उनकी 4 टांगे होती हैं, इस तरह कान होते हैं, एक जनरल से एक स्कीमा डेवलप होता है। उससे अगले दिन हो सकता है कि उसकी नज़र बैल पे पड़े, तो वो बैल को लाशौरी तौर पे वो बैल जो है उसके स्कीमा का हिस्सा बन जाएगा, क्योंकि उसकी भी 4 टांगे हैं। उसके लिए आप उसको नई लर्निंग नहीं है, ऑलरेडी एक लर्निंग की चीज पड़ी हुई है, उसके पास है एक पॉकेट पड़ी हुई है, या वो उसने हर वो चीज उस पॉकेट, इस तरह की हम करोड़ों पॉकेट्स बनाते हैं, हमारी करोड़ों समझे कि जेबें हैं या एक क्या कहते हैं डब्बे हैं, वो करोड़ों डब्बे जो है डिफरेंट चीजों पे डिफरेंट जगहों पे हम स्कीमास डेवलप करते रहते हैं, और कोई भी नई चीज देखते हैं तो जहन जो है दिमाग हम उसको उस पॉकेट के अंदर फिट करना चाहते हैं। आपके अंदर बैग के अंदर आप वैसी वो चीज रैंडमली फेंक दें और दोबारा आपको निकालनी पड़े तो काफी दिक्कत होगी, लेकिन अगर उसके अंदर पॉकेट्स बनी पॉइंट जो है यहाँ पे यहाँ, तो ब्रेन भी बिल्कुल एक ऑर्गेनाइज्ड उसकी शक्ल फॉर्म है। सो जब भी ये लर्निंग वाला मामला आता है, इसमें एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये आती है कि प्रायर नॉलेज अगर आपके पास है, स्कीमा ऑलरेडी डेवलप है, नहीं है आप कर दें, सो दैट कि वो उसके साथ लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा बने। है ना, हम अमूमन बात करते रहते हैं कि पूरी दुनिया में बहुत अच्छी एजुकेशन पे काम हो रहा है, यूट्यूब पे बहुत अच्छे चैनल्स हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी मतलब ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं तो बड़ी खुशी होती है। प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल हैं, नाज़रीन जो है उनका नाम कर सकते हैं, यूट्यूब पे सर्च, उनका चैनल है। लर्निंग के वाले से उनकी एक घंटे की मुफस्सल, डॉक्टर्स गालबन सामने बैठे हुए हैं, एक हॉल है, और उन्होंने मुफस्सल बहुत तफसील के साथ लर्निंग को समझाया। ऑफकोर्स हमारे पास इतना वक्त नहीं होता, तो ये एक एडवाइस है कि आप प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल और भी बहुत सारे उनके इस तरह के लेक्चर्स हैं, तो बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट हैं, उनको फॉलो करें, और इंटरनेशनली जितने भी यूट्यूब चैनल हैं उनको फॉलो करें। सो रट्टे से बचें और बच्चों की जिंदगी आसान करें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम वकार साहब।
एक्सप्रेसो में आपको एक बार फिर से खुशामद। बिल्कुल, और अब जिक्र करेंगे कुछ मुहर्रम उल हराम के हवाले से। आपको मालूम है नए इस्लामी साल मुहर्रम के आगाज़ के साथ ही नए इस्लामी साल का आगाज़ हो जाता है और नए हिजरी साल 1443 का आगाज़ हो चुका है। और मुसलमान इस्लाम की हम अगर बात करते हैं तो नए इस्लामी साल का आगाज़ इंतहाई अजीम कुर्बानियों का पैगाम्बर है, उनको याद करते हुए होता है। नए इस्लामी साल का आगाज़ हो तो अरब और अजम में जहाँ कहीं भी मुसलमान आबाद हों, उन्हें हकीकी मानों में हिजरी साल नौ के आगाज़ पर खुशी तो होती है, क्योंकि तारीख़ इस्लाम का तमाम तर सरमाया इन्हीं कमरी महीनों और हिजरी तारीख से ही वाबस्ता है। हर नए इस्लामी साल का आगाज़ हमें हिजरत नबवी के अजीम वाक़े की भी याद दिलाता है और इसकी याद दिलाकर इस अहद की तजदीद करता है कि अगर मुसलमानों को तंगी और दुश्वारियों का सामना करना पड़े, अहले इस्लाम पर जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ तोड़े जाएं, उन पर ज़िंदगियों को तंग कर दिया जाए, तो ऐसे कड़े वक्त में भी वो कुफ्र के साथ रवादारी अपनाते हुए अपने अकायद और नज़रियात में लचक पैदा न करें, बल्कि अपने दीन और ईमान की हिफाजत में अपना सब कुछ लुटाना पड़े तो लुटा दें, लेकिन अपनी इस्तकामत में किसी भी सूरत लग़ज़िश पैदा न होने दें। मुहर्रम उल हराम इस्लामी एतबार से इंतहाई अहम महीना है, जैसा कि हम इससे पहले भी बात करते रहते हैं। इस्लामी साल का पहला महीना है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साल के 12 महीनों में मुख्तलिफ़ दिनों और रातों की ख़ास अहमियत और फजीलत बयान करके उनकी ख़ास बरक़ात और ख़ुसूसियात बयान फरमाई हैं। आज हम मुहर्रम उल हराम हमें किस चीज़ का दर्स देता है, यही हमारा आज का मौजूद है। आज का टॉपिक है, उसकी अहमियत और फजीलत पर बात करने के लिए हमारे मौजूद हैं अल्लामा इमरान बशीर, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब कि आपने इस मौजू पे हमें ज्वाइन किया। मुहर्रम उल हराम के हवाले से बात करें तो इसकी अहमियत और फजीलत क्या है, ये ज़रा आगाज़ में इस गुफ्तगू का आगाज़ अब इसी से कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मुहर्रम उल हराम हमें एक बहुत गहरा सबक देता है। कुर्बानियों की इब्तिदा सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटे की कुर्बानी के साथ की, उनके गले पे छुरी चलाकर की, और उसकी इंतहा सैयदना हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु काम होता है। ये सारी कुर्बानियां हमें एक बहुत बड़ा सबक देती। और मैं इस सबक से पहले एक और गुजारिश भी, इमरान भाई बड़ी गहरी बात फरमा रहे थे कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों की तकलीफें, आजमाइशें, परेशानियां देखकर जब इंतहा होगी और अल्लाह का हुक्म आ गया कि आप हिजरत करें, उसी से मुहर्रम का इन इस्लामी साल का आगाज होता है। आपने जो पहला खुतबा दिया, इतने साल तकलीफें मिलने के बावजूद पहले खुतबे में जो इब्तदाई कलिमात थे, उसमें से एक कलमा भी ऐसा नहीं मिलता आपको जिसमें अल्लाह के महबूब ने कोई शिकवा, कोई शिकायत की हो कि मुझे फलां ने ऐसे किया, मुझे फलां ने ये जुल्म किया। कोई शिकवा शिकायत नहीं। तो हम भी अपने इस मुबारक साल का आगाज शिकवे शिकायत को ख़त्म करके करें। जैसे अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा के तशरीफ ले जा रहे हैं और सामने सारे जानिसार बैठे हुए हैं और पहला खुतबा दिया जा रहा है और उस खुतबे के अंदर कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं। रब्बे काबा की कसम, अगर हम भी अपनी जिंदगियों से शिकवे शिकायत खत्म कर दें तो हम दुनिया में जन्नत के मजे उड़ा सकते हैं। अल्लाह का कुरान में वादा है जी, हयातन तय्यबा, मैं तुम्हारी दुनिया की जिंदगी रश्के जन्नत बना दूंगा। एक चीज को हमने सामने रखना है। दूसरे नंबर पे सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चे को नहीं असल में ज़िबा किया था, असल में ख्वाहिशात को ज़िबा किया गया और उसकी तकमील सैयदना हज़रत इमाम हुसैन तक ये मामला। अच्छा अलामा, एक जानिब हम अपने मुल्क की अगर बात करते हैं, ख़ास तौर पे पूरी उम्मत मुसलिमा की बात नहीं करते, पाकिस्तान की बात करते हैं, तो चाहे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी हो या हज़रत हुसैन की कुर्बानी हो, दोनों के अंदर हम पेश नज़र आते हैं। बड़ी ईद पे कुर्बानी में भी और मुहर्रम उल हराम में भी अहले बैत की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करने के लिए भी। लेकिन जब हम अमली ज़िंदगी की जानिब आते हैं तो इन दोनों में अगर सबसे कोई निचला दर्जा है तो वो भी हमारा ही है। यानी कि हम एक दूसरे के लिए इसार और रवादारी का मुजाहरा नहीं करना चाहते। हम उन तमाम तालीमात से दूर रहते हुए ज़िंदगी गुजारते हैं या गुजार रहे हैं जिनकी जानिब ये दोनों बड़ी कुर्बानियाँ मुहर्रम उल हराम के हवाले से रेफर करती हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? उसमें गुजारिश ये है कि हमने हकीकत में उसको अपनाया नहीं है, फॉर्मेलिटी वाला अपनाया हुआ है।
अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम ज़ाहिरी तौर पर बड़ी इबादत करने वाला, ज़ाहिरी तौर पर सारी चीज़ों के दावे करने वाला, इस तरीके से उसी जालिम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया। इसी तरीके से अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिकीन का सरदार, वो ज़ाहिरी तौर पर बड़े दावे करने वाला। गुजारिश ये है कि थोड़ा आसबा अल्लाह के हुक्म दिया कि मेरा जो भी उम्मती बनना है कि रोजाना कुछ ना मुहासबा करें। इमरान भाई, जब हम मुहासबा करना शुरू करेंगे, अपना हिसाब करना शुरू करेंगे, तो अल्लाह के फजल करम से ये बीमारियां खत्म होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि ये कानून है, तफासीर में लिखा है रसूल व अंत तुज़हिरुहु हादा मुहालुन फिल क़ियास बदीउ लौ काना हुब्बुका सादिक़न लअताअतहु इन्नल मुहिब्ब लिमन युहिब्बु मुतीउ। कि दावा तुम उस मुबारक खानदान और उस मुबारक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का करते हो, और जब अमल की बारी आती है उन्हीं की नाफरमानी करते हो। ये इश्क, ये मोहब्बत, ये अकल में आने वाली नहीं है, क्योंकि मोहब्बत करने वाला अपने महबूब के लिए अपना सब कुछ निछावर करता है। तो असल जैसे उन्होंने अपने जज्बात को, इब्राहिम अलैहिस्सलाम हो, हजरत हुसैन हो, इन हस्तियों ने अपने जज्बात को असल में कुर्बान किया है। गर्दन कटवाना मकसूद ना वहां था ना यहाँ था, असल तो जज्बात को कुर्बान करवाना था, जिसको कुरान पाक में यूं बयान फरमाया व अम्मा मन खाफ मकाम रब्बि व नहा नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नता हियल मअवा। कि जो शख्स अपनी ख्वाहिशात की गुलामी से निकल जाए और रब से सही माना में डरने वाला बन जाए, तो जन्नत को उसको मिलेगी। दुनिया भी अल्लाह उसको जन्नत के इनामात से नवाज देंगे। तो हमारी ये जो गफलत है इमरान भाई, उसकी बुनियादी एक वजह ये है कि हम उन तालीमात से उस तरीके से आशना नहीं है जिस तरीके से होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, हमारी उनसे वैसी मोहब्बत नहीं है जो मोहब्बत उनके यहाँ मतलूब और मकसूद है। ये 2 चीज़ों को हमने अल्लाह से मांगना है, जितना जो मांगेगा रब ताला उसको उतनी तौफीक अता करेगा। बेशक मौलाना, बहुत शुक्रिया इस आम मौजू पे हमसे बात करने के लिए और अपना जो इल्म है वो इस हवाले से हम तक पहुंचाने के लिए। हम बात कर रहे थे मुहर्रम उल हराम के हवाले से और हिजरी साल के आगाज़ के बारे में। इसके इख्तिताम पे सिर्फ मैं एक बात ये करना चाहता हूँ कि मजहबी तौर पर या अकायद को लेकर एक दूसरे को जब हम जज नहीं करेंगे, जब हम इस बात का अंदाज़ा खुद से नहीं लगाएंगे कि कौन अल्लाह के कितने करीब है, किसका क्या दर्जा है, तो मुझे लगता है कि बराबरी का एक बेहतर माहौल इस माशरे के अंदर पैदा होगा। और इसी बात का पैगाम नबी करीम ने भी दिया कि ये फैसला अल्लाह और बंदे के बीच में है कि उसके अमाल क्या है। लेकिन हमारा मसला ये है यहाँ पे कि हर किसी ने एक अपनी अदालत लगाई है, एक अपनी मस्जिद बनाई है। इससे निकल कर हम अगर एक बराबरी की सतह पर इंसानियत को सामने रखते हुए हम अगर अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे तो ज़्यादा बेहतर नताइज मुझे लगता है सामने आएंगे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। एक्सप्रेसो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। 14 अगस्त की आमद है और खुसूसी डॉक्यूमेंट्रीज का सिलसिला एक्सप्रेसो में जारी है। आज की जो हमारी डॉक्यूमेंट्री है वो खेल और खिलाड़ी से मुताल्लिक है कि क्या हम अच्छा खेल पेश नहीं कर पा रहे या खेल की पजीराई नहीं कर पा रहे, मसाइल क्या हैं, क्यों हम खेलों के मैदान में आगे नहीं बढ़ पा रहे। इसके हवाले से जितने भी अहम मामलात हैं उसको फोकस किए आज की डॉक्यूमेंट्री में। सो देखते हैं आज की डॉक्यूमेंट्री। पाकिस्तान ने खेल की दुनिया में हकीकी तौर पर राज किया है। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने अपनी कौम का न सिर्फ सर फख्र से बुलंद किया बल्कि कौम को हकीकी खुशियों से नवाजा। क्रिकेट, हॉकी, स्क्वैश, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, स्नूकर, कबड्डी समेत कई खेलों में पाकिस्तान ने बैनुल अक़वामी बड़े एजाज़ात हासिल किए। ओलंपिक से लेकर मुख्तलिफ खेलों के मुकाबलों में पाकिस्तानी झंडा नुमाया रहा। जहां फतुआत का ये सिलसिला आज भी जारी है, वहां कई खेलों में हमने तनज़्ज़ुली का सफर भी तय किया है। हॉकी पाकिस्तान का कौमी खेल है और हॉकी में पाकिस्तान ने वो कारनामे सरअंजाम दिए हैं कि दुनिया रश करती है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हॉकी में पाकिस्तानी खिलाड़ी अपनी कारकर्दगी बरकरार न रख पाए। क्या पाकिस्तान में हॉकी खेलने की सलाहियत कम हो गई है? इसका जवाब यकीनन नहीं में है। अगर सलाहियत भी है तो आखिर हॉकी में हम पीछे क्यों रह गए हैं? हॉकी जो है अभी मौजूद है, जो पैशनेट लोग हैं, मसलन डार फैमिली जो है उन्होंने अपनी एकेडमी बनाई हुई है, उसमें बड़े अच्छे अच्छे लड़के आ रहे हैं। पहले ये होता था कि जो भी प्रोमिनेंट स्पोर्ट्समैन होता था
उसको गवर्नमेंट मुलाजमत दे देती थी, PIA में दे दिया। आप देखें ना, वो PIA में है, कस्टम में है, ये वो। तो उनको आसाइश होती थी कि रोटी रोज़गार के लिए उनको कुछ तरद्दुद नहीं करना पड़ता था और वो अपनी गेम पर पूरी तवज्जो देते। अब ऐसी कोई आसाइश नहीं है। पाकिस्तान हॉकी की तारीख बड़ी अच्छी है। 1956 से इसने सफ़र शुरू किया। पहली दफ़ा इन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया मेलबोर्न ओलंपिक में। 1960 में रोम में पहला जो गोल्ड मेडल था हॉकी का, वो पाकिस्तान हॉकी ने जीता। उसके बाद 1968 और फिर 1984 में मंजूर जूनियर थे और तारिक अजीज़ थे। पाकिस्तान की हॉकी उस वक्त बहुत अच्छी थी और सबसे बेहतर ईरा जो था वो 1970 से लेके 1984 तक था। फिर एक छोटा सा जिसको कहते हैं कि एक पैच आया जिसमें पाकिस्तान ने फिर नाम रोशन किया, और वो 1994 था जिसमें उन्होंने वर्ल्ड कप भी जीता और उसके बाद एशियन गेम भी जीती। वो शहबाज सीनियर और उसका ग्रुप था। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान की हॉकी नीचे चली गई। एज अ कौम अब जवाल का शिकार होंगे तो जितनी इंस्टीट्यूशन हैं वो भी साथ ही नीचे आएंगे। तो हॉकी भी इस मुल्क का एक हिस्सा था। तो जैसे वापडा, PIA, स्कॉश, हॉकी आप रूल कर रहे थे दुनिया में, अब वो देख लें आहिस्ता आहिस्ता जब आपकी प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाएंगी, जब आपके लोग जो जिनके पास सारी ताकत होगी उनका विजन नहीं होगा, फिर यही हाल होता है। ये कोई लम्स का टेस्ट तो है नहीं कि बच्चा 2 महीने ज़्यादा मेहनत करेगा तो बेहतर हो जाएगा। ये इंडिया ने 20 साल पहले अपनी वुमेंस हॉकी पे मूवी बनाई थी, चक दे इंडिया, 20 साल पहले, जो याश चोपड़ा के बैनर में बनी थी और शाहरुख खान उसका लीड रोल था। 20 साल की इन्वेस्टमेंट के बाद आज वो ब्राउन्ज मेडल जीत रहे हैं, ठीक है, और उस मुल्क में जश्न हो रहा है। तो लिहाजा हमारी स्पोर्ट्स हमारी प्रायोरिटी नहीं है इस माशरे की। जब आप उस प्रायोरिटी को वापस ले आएंगे, जब आप हॉकी प्लेयर को दोबारा वही इज्जत देंगे जो आज से 40 साल पहले दे रहे थे, हॉकी वापस आ जाएगी। तो एक प्रोसेस है, ये 1 दिन या 2 दिन या 2 साल में नहीं होने वाला। तरीका ये है कि आपकी गवर्नमेंट को इसको सीरियसली लेना पड़ेगा। ऐसे लोग, नूर खान जैसे लोग लाने पड़ेंगे जिनके पास पावर भी हो और विजन भी हो और मुल्क से मोहब्बत भी करते हों। जब तक आप ये लोग नहीं लाएंगे, आप स्पोर्ट्स में वापस नहीं आ सकते। हम देख रहे हैं कि 20 सालों से, क्योंकि आखिरी तो मेडल हमने 1992 में लिया था, लेकिन ये उसके बाद से अगर आप सूरत हाल देखें तो मुसलसल डिक्लाइन की तरफ जा रहा है। दुनिया में शायद ये इदारे या जो स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस डेवलप हो रहे हैं और टेक्नोलॉजी पे चले गए हैं और बड़ी एडवांस हो गया है, और हम जो हैं आज अभी तक चंद शख्सियात के हॉस्टेज बने हुए हैं, और उन शख्सियात के हॉस्टेज होने की वजह से पूरे मुल्क के बच्चे सफ़र कर रहे हैं। सारे हमारे स्पोर्ट्स के इदारे तबाह हो चुके हैं, स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशंस जितने हैं वो सब तबाह हो गए हैं। प्रॉपर कोऑर्डिनेशन की मैं 3 साल से मैंने बहुत कोशिश की और अब भी ये मेरी कोशिश जारी है। पाकिस्तान हॉकी पिछले 15 साल से बिल्कुल नीचे जा रही है। इस वक्त हमारी पोजीशन 17वें नंबर पे है, और लेकिन पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को जो ऑफिशियल हैं, जो उनकी टीम है, वो अच्छा काम नहीं कर रही। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बड़े पैसे दे रही है लेकिन सही तरीके से यूटिलाइज नहीं हो रही। जब ये सही तरीके से पैसे यूटिलाइज नहीं होंगे तो खिलाड़ी कहाँ से आएंगे? डिपार्टमेंट सारे ख़त्म हो गए। उस वक्त हमारे ज़माने में तकरीबन 200 खिलाड़ियों को हर साल उनकी इस्तात के मुताबिक, उनकी कैपेसिटी के मुताबिक नौकरी मिलती थी, जो ख़त्म हो गई। एक और हैरान कुन हकीकत यह है कि पाकिस्तान में फुटबॉल के हवाले से बेपन्ना सलाहियतें हैं। बलूचिस्तान और सिंध से लेकर गिलगित बल्तिस्तान तक फुटबॉल बहुत शौक से खेला और देखा जाता है, लेकिन फुटबॉल फेडरेशन आज तक कोई कारकर्दगी नहीं दिखा सकी। एक ऐसे मुल्क में जहां दुनिया का बेहतरीन फुटबॉल तैयार किया जाता है और जहां फुटबॉल इंतहाई शौक से खेला जाता है, वहां कैसे मुमकिन है कि बेहतरीन खिलाड़ी न हो? खिलाड़ी मौजूद हैं, लेकिन उनकी रहनुमाई और उनकी कुदरती सलाहियतों को निखारने के हवाले से इंतजामात न होने के बराबर हैं। एक थोड़ी सी पुरखुलूस तवज्जो हमें फुटबॉल के मैदान में पहचान दिलवा सकती है। जब मैं मिनिस्टर बनी तो मैं जाके स्पोर्ट्स बोर्ड में शाम में वॉच किया करती थी कि बच्चों का इंटरेस्ट किन एरियाज में नज़र आता है, और जो मैंने चीज़ देखी कि फुटबॉल एक ऐसी गेम थी जिसमें शाम को हमारे सारे ग्राउंड्स भरे हुए होते थे और डिफरेंट एजेस के बच्चे आते थे। मुझे बहुत खुशी भी होती थी। ये तो पूरी दुनिया जानती है, नज़रअंदाज नहीं किया जा रहा। तो 18वीं ग्रेड कैसे आ गए 18वीं रैंकिंग पे? पाकिस्तान हॉकी टीम प्रो हॉकी लीग खेलने क्यों नहीं गई? मेरी नज़र में वो लोग जो प्रो हॉकी लीग पे पाकिस्तान को नहीं लेके गए, वो क्रिमिनल ऑफेंस किया उन्होंने इस मुल्क के साथ। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं होता। हमारी कई फेडरेशन चेंज हुई हैं, उन पे इल्ज़ाम लगा है कि उन्होंने बहुत सारे फंड्स खुर्द-बुर्द किए हैं, लेकिन क्या आज तक मुझे या किसी और को टांगा गया है?
किसी को सजा दी गई है? तो जब ये म्यूजिकल चेयर का प्रोग्राम जब तक चलता रहेगा हम इधर ही भटकते रहेंगे। इस वक्त की सूरत हाल ये है कि शायद कोई भी इस मुल्क में अभी तक कोई जेन्युइन फेडरेशन नहीं है, किसी का भी प्रॉपर क्लब लेवल तक और एसोसिएशंस का नहीं है, और एक फेक किस्म की इलेक्शंस होती हैं, मैनेज्ड होती हैं। हर शख्स चाहता है कि वो अपनी एक छोटा सा वो बना के और वो वोटर राइट भी ले ले, और वो फिर मनपसंद लोगों को वोटर राइट दिया जाता है, तो वोटिंग राइट दिया जाता है। और उसकी वजह से इशू ये है क्योंकि वो फेडरेशंस ना वो अपने आप को किसी के सामने अकाउंटेबल समझती हैं, और ये चाहती हैं कि बस हुकूमतें उनको फंड करें। स्पोर्ट से बेहतर दुनिया में कोई मीडियम नहीं है एक मुल्क को इंटरनेशनल लेवल पे उजागर करने के लिए, उसका सॉफ्ट इमेज उजागर करने के लिए। और इस मुल्क में जितनी ज़रूरत आज है स्पोर्ट्स की, शायद पहले कभी नहीं थी। लेकिन ये असल जो इशू हुआ है वो तब हुआ है जब ग्रास रूट लेवल पे आपने 10 मरले में स्कूल खोल दिए, कोठी स्कूल बना दिए, मशरूम ग्रोथ होगी उनकी पूरी सोसाइटी में। उन स्कूलों में स्पोर्ट्स की एक्टिविटी है नहीं, ग्राउंड ही नहीं है, तो एक्टिविटी कैसे होगी? यहाँ पे सूबाई हुकूमतों का बहुत बड़ा रोल है, और क्योंकि अब स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री सूबों के पास गई है और रिसोर्सेज भी सूबों के पास गए, तो अगर वो सूबाई हुकूमतें जो क्लब लेवल के ऊपर वो अगर उनकी प्रॉपर फंडिंग करें, डिस्ट्रिक्ट्स की एक प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट के थ्रू फंडिंग हो उनकी, तो ये हमें टैलेंट हंट में और बहुत जो पोटेंशियल है हमारे मुल्क का वो वहाँ से उठकर आगे आएगा। पाकिस्तान में क्रिकेट के अलावा दीगर खेलों को स्पॉन्सर्स की कमी का सामना रहता है। मुनासिब सरपरस्ती न होने की वजह से मुख्तलिफ खेलों के खिलाड़ी अपने शौक की तकमील नहीं कर पाते और अपनी ख्वाहिशात को अधूरा छोड़कर खेल तर्क कर देते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट के अलावा बहुत सी खेलों में दुनिया भर में नाम पैदा कर सकता है, लेकिन आखिर क्या वजह है कि हमारे यहाँ दूसरे खेलों के हवाले से अव्वल तो इदारे मौजूद ही नहीं है, और अगर हैं तो वो बहुत ही गैर मुअस्सर हैं। जो एक खिलाड़ी है उसको अब देखे ना, ये जो गया लड़का ओलंपिक्स में पहली मरतबा एक छप्पर में रहता है, झोंपड़ी में रहता है, सूखी रोटी खाता है, वो किस तरह एक्सेल करेगा? आप उनको फैसिलिटीज ही नहीं दे रहे। तो मेरा ख्याल है ये सब कॉन्टिनेंट में स्पोर्ट्स के हवाले से जो है ये है, गफलत भी है। और एक बड़ी वजह, जिस तरह मैं वो नाम नहीं लूँगा एक्टर का, जिसकी वजह से तमाम हमारी फिल्मी दुनिया जो है, जो फिल्म वर्ल्ड है, वो ठीक है वो बहुत पॉपुलर था, हर फिल्म में आता था और बहुत जंगो-जदल करता था, लेकिन उसकी वजह से डिक्लाइन हो गई। इसी तरह क्रिकेट जो है वो भी उसी किस्म की सुपरस्टार है, जंगो-जदल वाली। और आप ये कह लें कि एक डायन है, ये खा गई है बाकी स्पोर्ट्स। आइडल माइंड इज एन ईवल माइंड। जब एक बच्चे को आप हाथ में, तीसरी जमात के बच्चे को आप मोबाइल फ़ोन दे देते हैं, ठीक है, माँ कैंडी क्रश खेल रही है, बच्चा उससे जिद करता है, दूसरा मोबाइल उसको पकड़ा देती है कि तू भी खेल, तो आपका पूरा माशरा जो है ना वो सिमट के घरों में रह गया। पहले आपके स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में स्पोर्ट्स प्रायोरिटी थी। 2016 की ओलंपिक गेम में अगर 100 मेडल जीता है ना यूएसए ने, तो 80 जो हैं वो स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी के, 80%। अब भी आप इंडिया को स्टडी कर रहे हैं, उनकी एक यूनिवर्सिटी के 80% लोग हैं जो ओलंपिक्स में गए हैं। LPU जैसे कोई बड़ा इवेंट आता है, ये कैमरे निकल आते हैं, टॉक शो शुरू हो जाते हैं, सोशल मीडिया पे तो 2 लाख बंदा आ जाता है, जी मेडल जीतना चाहिए जी, हमारी PO ये नहीं कर रही। हम क्या कर रहे हैं? ड्राइंग रूम में बातें करने के अलावा, क्रिटिसाइज करने के अलावा क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा। पाकिस्तान में कुदरती टैलेंट की किसी तौर कमी नहीं, बल्कि यूं कहना चाहिए कि पाकिस्तान में इस कदर सलाहियतें हैं कि बगैर इदारों की रहनुमाई के भी यहाँ ऐसा ऐसा खिलाड़ी निकलता है जो दुनिया भर के ममालिक को मुकाबलों में शिकस्त देकर सब्ज हिलाली परचम को बुलंद करता है। तसव्वुर कीजिए कि अगर हम पाकिस्तान में खेलों के हवाले से इदारों को मुअस्सर बनाएं, खिलाड़ियों की माली हवाले से मुनासिब सरपरस्ती करें और उनकी जदीद साइंसी खतूत पर ट्रेनिंग का बंदोबस्त करें, तो पाकिस्तान खेलों की दुनिया में किस मकाम पर खड़ा होगा। पाकिस्तान जिसने मुख्तलिफ खेलों में अपना लोहा मनवाया, और पाकिस्तान के खिलाड़ी जिन्होंने पाकिस्तानियों को न सिर्फ सर फख्र से बुलंद किया बल्कि अपनी कौम को हकीकी खुशियों से नवाजा, ये सब खेल और खिलाड़ी हमारी मोहब्बत और तवज्जो के मुस्तहिक है। वेलकम
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। हम खेल के हवाले से बात कर रहे थे, तो अभी हम बात करने वाले हैं उन पाकिस्तानी खवातीन की जो हर मैदान में अपनी सलाहियतों के जौहर दिखा रही हैं। आज हमारे साथ एशिया के सबसे जो कह लें टॉलेस्ट कह लें दराज कद कह लें हॉकी प्लेयर मौजूद हैं दुर्र नजफ, जो कि वॉलीबॉल भी खेलती हैं, क्रिकेट भी खेलती हैं और रग्बी भी खेल चुकी हैं और अब हॉकी में गोलकीपर के तौर पर खेलती हैं। और उनका जो कद है वो 6 फीट and 3 सिर्फ 6 फुट 3 इंच की है। दुर्र नजफ हमारे साथ लाइव है। दुर्र नजफ, वेलकम टू एक्सप्रेसो। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक ठाक। चले, बहुत अच्छा लग रहा है हमें आपको अपनी स्टूडियो में देखकर। माशाल्लाह, सच अ ग्रेट हाइट। कितना हेल्पफुल होती है हॉकी में या चैलेंजिंग होती है ये हाइट? ये क्वेश्चन आपसे काफ़ी दफ़ा पहले भी पूछा गया होगा, लेकिन जानना चाहते हैं हम, आपके लिए फ़ायदा है लंबा होने का हॉकी खेलते हुए या नुकसान है? मुश्किल है, काफ़ी हद तक मुश्किल है और स्टार्टिंग तो बहुत ज़्यादा मुश्किल थी। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था झुकना और इतना कुछ पहनना और उसके साथ डाइव भी करना। बहुत गोलकीपर के लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, तो लेकिन आहिस्ता आहिस्ता यूज टू होते गए और फिर यही मेरी हाइट ही मेरे लिए बहुत ज़्यादा एडवांटेज है गोलकीपिंग में। ये मुझे जैसे जैसे समझ आता रहा तो मैं और खुश हो गई, वाह भाई मेरी इतनी लंबी हाइट है। अच्छा दुर्र नजफ, नॉर्मली जब आपसे लोग मिलते होंगे ऑब्वियसली एज अ स्पोर्ट्स पर्सन, तो आप कह रही है जिस तरह से आपको स्टार्टिंग में मुश्किल होती है कि लोगों का रिएक्शन क्या होता है, रियली वांट टू नो। फिर हम आपके खेल की तरफ भी आएंगे कि इतनी लंबी खातून, पहले तो लोग यूं देखते हाँ मुझे मैं 5'10" हूँ, मुझे लगता है कि मैं बहुत लंबी हूँ और मुझे लोग रिएक्ट करते हैं, तो आपको तो देख के किस तरह का रिएक्शन देते होंगे, मैं ये जानना चाहती हूँ। बहुत अजीब रिएक्शन होते थे। मैंने कॉलेज और स्कूल लाइफ में पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यूज़ किया है, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता था मेरे लिए। लोग मुझे ऐसे देख रहे होते थे और पहला जुमला ये, ओ इतनी लंबी लड़की। तो ये माशाल्लाह तो बहुत कम लोग ही बोलते हैं, लेकिन पहले उनके जो रिएक्शन होते थे, जो बातें होती थी, वही बंदे को आधा डाउन कर देती। लेकिन मैं आगे जैसे बढ़ती गई तो मुझे समझ आया कि लोग हैरानी से देखते हैं मुझे, तो मुझे काफी अच्छा फील होता है। अच्छा चलो, कम से कम डिफरेंट तो लगता है। एक तो मैं ये बताइए कि आप चूंकि गोलकीपर हैं, तो ये जो गोल पोस्ट की हाइट है ये कितनी होती है? क्या ये आपकी हाइट जितनी है? और दूसरा ये है कि बीइंग अ गोलकीपर, आपको लगता है कि एक जो लंबा गोलकीपर है वो कंपैरेटिवली अच्छा परफॉर्म कर सकता है एज कंपेयर टू अ पर्सन हु इज विद अ शॉर्टर हाइट? गोलकीपर जो पोस्ट होती है, गोल पोस्ट, वो 7 फीट होती है और मेरी 6'3" है हाइट। अच्छा। तो मुझे बहुत एफर्ट नहीं करनी पड़ती, मतलब मेरी रेंज काफ़ी है, मैं काफ़ी कवर कर लेती हूँ, मेरी रीच बहुत ज़्यादा है। और लंबी हाइट का मेरे ख्याल से कि गोलकीपिंग में ही ज़्यादा फ़ायदा है और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, मुझे समझाया भी गया। जैसे मैं अपनी फुटेज देखती हूँ तो आपने भी देखी होगी कि मुझे ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती। अगर एक नॉर्मल हाइट का कीपर है, उसको जाना पड़ेगा ऐसे, और मैं ये किया और सेफ हो गया। तो गोलकीपिंग में जितनी हाइट का एडवांटेज है उतना फील्ड में मुझे नहीं लगता इतना है। तो आप तो बस हाथ ऊपर करती होंगी और जो गोल पोस्ट है उससे आपका हाथ ऊपर चला जाता होगा। बिल्कुल, मेरे लिए बहुत ज्यादा इजी है, गोलकीपर में इतनी लंबी हाइट है तो मेरे लिए ये चीज बहुत इजी। जबरदस्त। अच्छा दुर्र नजफ, आपने क्रिकेट भी खेली, रग्बी भी खेली, तो आपने हॉकी का फुटबॉल का इंतखाब क्यों किया? क्योंकि जब हमें लगता है कि बहुत सारी चीज़ों में मैं फुटबॉल कह रही हूँ, हॉकी का इंतखाब आपने किया जब आप इतने सारे स्पोर्ट में आपके अपनी जो कह लें ट्राई कर चुकी थी खुद को, तो क्या स्पेसिफिक ऐसी चीज़ लगी जो आपको लगा कि मैं हॉकी ही खेलूंगी? हॉकी में ये चीज मुझे पसंद आई कि एक तो हमारा नेशनल गेम है और उसके अलावा इतना इसमें मतलब कंपटीशन नजर नहीं आया मुझे जो बाकी गेम्स में था। बाकी गेम्स में भी मेरे लिहाज से तो कंपटीशन नहीं था। मैं क्रिकेट भी खेला, वहाँ पे भी इतनी मुझे लंबी हाइट नहीं मिली, मेरा कंपटीशन वहाँ भी नहीं था, लेकिन मुझे क्रिकेट पता नहीं क्यों पसंद नहीं आता था। रग्बी भी मैंने खेला, वो मुझे काफ़ी मुश्किल लगा, लेकिन खेल लिया, फिर वो भी मुझे पसंद नहीं आया। वॉलीबॉल खेला, बास्केटबॉल खेला, पर जो कहते हैं ना कि स्पार्क आपको किसी एक ख़ास चीज़ में मिलती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता शौक होता गया और जिस चीज़ में फिर शौक हो जाए फिर आपको कोई और चीज़ करने का दिल नहीं करता। तो हॉकी में मुझे लगता है कि जैसे हम खेलते हैं, जो चीज़ें हॉकी में है स्पेशल है, एक हॉकी गेम मुझे बस बहुत स्पेशल लगता है। तो अभी आप किस सतह पे खेल रही हैं पाकिस्तान में हॉकी? क्या क्लब लेवल पे खेल रही हैं या नेशनल टीम तक आपकी एक्सेस हुई है? थोड़ा सा हमें बताइए, किस लेवल पे खेल रही हैं आप?
मैं कराची लेवल पे खेल रही हूँ हॉकी। हमारा डिपार्ट भी बना था, केडीए डिपार्टमेंट बना था। 1 साल हो गया तकरीबन। तो मगर वो कुछ उनके डिपार्टमेंट का कुछ था ऐसा कि वो 1 साल बाद ख़त्म हो गया। हमें सैलरी मिलती थी बाकायदा। तो 1 साल बाद वो डिपार्टमेंट ख़त्म हुआ। अब हम कराची लेवल पे खेलते हैं और कराची को रिप्रेजेंट करते हैं। और अभी आपका ऐसा कोई सैलरी का या फाइनेंशियल सपोर्ट का कोई सिलसिला नहीं है प्लेयर्स का उसके ख़त्म होने के बाद? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम खुद ही, हमारी कन्वेंस खुद होती है। हम रोज ग्राउंड पे जाएं, खेलें। हाँ, इक्विपमेंट्स उन्होंने अकेडमी वालों ने हमें दिए हुए और मतलब जो टूर्नामेंट्स हों उनकी जो विनिंग प्राइजेस होती हैं वो हमें जरूर मिलती हैं, मगर ऐसे कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है। अच्छा दुर्र नाज़िर, जिस तरह से अभी हम पहले भी बात कर रहे थे, हमने भी एक डॉक्यूमेंट्री भी देखी कि बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया स्पोर्ट्स को लेके, लेकिन स्टिल हमारे यहाँ फैसिलिटीज़ ना होना, प्रॉपर इक्विपमेंट ना होना, ट्रेनिंग के लिए जगह ना होना, एक बहुत बड़ा अलमिया है। एज अ स्पोर्ट्स वुमेन आपको क्या लगता है कि लड़कियों के लिए किस तरह की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए? लड़कियों के लिए मुझे लगता है काफ़ी हद तक सहूलियात दी जा रही हैं और मैं खुद भी खेलती हूँ तो मैं भी देखती हूँ लड़कों से आगे हमारी एकेडमी में लड़कियों को रखा जाता है और मुझे लगता है कि बाकी एकेडमीज़ में भी ऐसे ही रखा जाता होगा। मैंने कराची की तकरीबन हर एकेडमी में खेला है और देखा है कि लड़कियों को काफ़ी सहूलियात दी जाती हैं। बाकी शहरों का मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन सहूलियात इस तरह से देनी चाहिए कि उन्हें अच्छे अच्छे मौके मिले। जैसे गर्ल हॉकी की बात करें कि हॉकी बहुत ख़राब हो गई है और पहले की तरह नहीं रही। लड़कों की हॉकी अभी भी बहुत अच्छी है, लड़कियों की मुझे कहीं हॉकी नज़र नहीं आती। अगर हमारे टूर्नामेंट्स भी होते हैं तो उन्हें मीडिया कवर नहीं करता और उनको स्पॉन्सर्स नहीं मिलते हैं। हमें कोई इतना बड़ा स्पॉन्सर नहीं मिलता कि हमें मतलब एकेडमी हमारी जो विकेट्स वगैरह होती हैं सब वो स्पॉन्सर करती है। लड़कियों को पैसे के लिहाज से भी, सहूलियत के लिहाज से भी लड़कों से थोड़ा पीछे रखा जाता है, लेकिन अपनी मदद आप और जो जिन अकेडमी से हम खेलते हैं वो काफ़ी सपोर्ट करते हैं। इसमें अभी तक हमने बैरुल अक़वामी दुनिया से सीखा नहीं है ना अपने पड़ोसी ममालिक से सीखा है, इसीलिए शायद हम पीछे हैं और पीछे रहेंगे जब तक नहीं सीखेंगे। लेकिन आप जैसे जो लोग हैं वो एक उम्मीद की किरण है, एक रोशनी का मीनार है, चिराग हैं, जिसको देखकर हमें लगता है कि अगर आप जैसी, क्योंकि मेरी मालूमात के मुताबिक आपकी उम्र सिर्फ 22 साल है और आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं और आप जैसी और कई यंग गर्ल्स हैं जो कि खेल रही हैं, तो लगता है कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हमें पॉजिटिव ही रहना चाहिए और बेहतर रिजल्ट्स आएंगे। दुर्र रजब, बहुत शुक्रिया, आज हमारे साथ आप स्टूडियोज़ के अंदर मौजूद थी और आपसे हमें बहुत अच्छा लगा। एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर वेंचर्स। जो भी आप करें अल्लाह करे बेहतर रिजल्ट्स आएँ और सून हम आपको नेशनल टीम में खेलता देखें। सबसे लंबी लड़की पाकिस्तान की विकेट गोल कीपर होगी तो कैसी लगेगी, हम जरूर देखें। अच्छा जी, हॉकी की बात किया, जाते जाते मुझे ब्रेक पर शोएब अख्तर साहब को हमें बर्थडे विश करनी है। रावलपिंडी एक्सप्रेस की आज बर्थडे है तो हम एक्सप्रेसो के प्लेटफॉर्म से शोएब अख्तर को अ वेरी हैप्पी बर्थडे एंड मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। YouTube पे आते हैं, बिल्कुल ये वही है और जो बहुत ब्लंट है। हैप्पी बर्थडे शोएब भाई एंड वी आर प्राउड ऑफ यू। यस, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। इसी नोट पे जी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। नाजरीन, लोग दही भल्ले और गोलगप्पों के इतने बड़े शौकीन हैं कि अक्सर ही रात को खाना खाने के बाद जब वो वॉक पे जाते हैं तो वापसी पे दही भल्ले और गोलगप्पे ज़रूर खाते हैं। आज मेरा भी दिल किया दही भल्ले और गोलगप्पे खाने के लिए, इसीलिए आज मैं आई हूँ नफीस दही भल्ले एंड फूड पॉइंट, जो कि 35 साल से दही भल्ले बना रहा है। आइए चलकर देखते हैं यहाँ का टेस्ट कैसे है और ये दही भल्ले कैसे बनाते हैं। यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें हैं, दही भल्ले हैं, चाट हैं, गोलगप्पे हैं और फ्रूट चाट भी है, चना चाट भी है। आपने क्या ऑर्डर किया था? हमने दही भल्ले और गोलगप्पे ऑर्डर किए थे। अच्छा, तो कैसा टेस्ट लगा आपको दही भल्ले? बहुत अच्छा टेस्ट है इनका, हम ज़्यादातर यहीं पे आते हैं खाने के लिए। तो ऐसी क्या खास बात है इनके दही भल्लों की जो आप यहीं आती हैं? क्योंकि हमें इनका टेस्ट अच्छा लगता है, इनके बहुत टेस्टी हैं दही भल्ले। दही भल्लों में आप मसाला कैसा डलवाना पसंद करते हैं? चटपटा मसाला, क्योंकि चटपटा खाने में ज़्यादा मज़ा आता है। क्या आप दही भल्लों की शौकीन लग रही हैं मुझे, तो आप दही भल्ले ज़्यादातर किस टाइम खाना पसंद करते हैं? रात के टाइम पे। और किस मौसम में? गर्मियों के मौसम। गर्मियों के मौसम। आप कहाँ से आए हैं? जी हम जोहर टाउन से हैं। अच्छा, तो आपने क्या ऑर्डर किया था? हमने जी दही भल्ले और गोलगप्पों का ऑर्डर दिया,
गोलगप्पे मेरे बच्चे शौक से खाते हैं और दही भल्ले हम मियाँ बीवी शौक से खाते हैं। तो आपने कौन से दही भल्ले लगवाए थे, स्पाइसी, नॉर्मल? मैं तो नॉर्मल ही खाता हूँ, मिसेज ने स्पाइसी लगवाया। ऐसी क्या खास बात है इनके दही भल्लों की जो आपको इतने पसंद है? ये हम इनके पास की तकरीबन 15 साल से आ रहे हैं। टेस्ट आज भी वैसा ही है इनके दही भल्लों का? बेहतर से बेहतर हो रहा है अब तो इनका टेस्ट जो है। अच्छा, तो आपको दही भल्ले जो हैं किस खाने पसंद है? जी हम मगरब के बाद ही आते हैं, आउटिंग पे जब निकलते हैं घर से तो फिर खाने के बाद दही भल्ले भी साथ खा लेते हैं। अच्छा, आप किधर से आए हैं? मैं लाहौर से, इधर मॉडर्न का रायशी हूँ। आप कितने अरसे से यहाँ से खा रहे हैं दही भल्ले, गोलगप्पे? तकरीबन मेरा ख्याल है कि 15 साल हो गए मुझे रहते हुए और 15 साल से हम लोग इधर आ रहे हैं। टेस्ट कैसा लगता है आपको यहाँ का? सबसे इनकी जो है स्पेशलिटी है कि नीट एंड क्लीन है इनका, और इनका टेस्ट भी अच्छा है, और गोलगप्पे तो इनका कमाल किए हैं इनके। आप कौन से दही भल्ले खाना पसंद करते हैं, स्पाइसी, नॉर्मल, मसाला तेज करते हैं? लोग तो खाते स्पाइसी हैं, ये तो एडिक्शन है हम लोगों को कि स्पाइसी के बगैर तो हमारा गुजारा ही नहीं है। दही बड़े जो है ये किस टाइम खाना पसंद करते हैं आप? इसके दो ही टाइमिंग है इसके, या तो आप 4-5 बजे दोपहर के लंच के बाद खाएं या आफ्टर आप डिनर के रात को लें। 15 सालों में टेस्ट में कोई फ़र्क आया? नहीं। क्वालिटी, क्वांटिटी? क्वालिटी बेहतर ही हुई है, फ़र्क नहीं आया। हमारे साथ मौजूद है यहाँ के ऑनर मोहम्मद वकार साहब। आप मुझे बताएं कि आप कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं? जी हमें 30-35 साल हो गए इस कारोबार को। पहले वालिद साहब हैंडल करते थे, तो अब मैं 15-16 साल से मैं खुद इसको हैंडल कर रहा हूँ, वो घर पर होते हैं। 35 साल पहले जब आपके वालिद साहब ने ये काम स्टार्ट किया था तो सिर्फ दही भल्ले ही लगाए थे या फिर और भी चीज़ें? जी सिर्फ दही भल्ले ही थे तब, तो बाकी चीज़ें आस्ता आस्ता ऐड होती रही। आप ये काम कितने बजे शुरू करते हैं? अब सुबह 12 बजे आते हैं और रात 12 बजे ऑफ करते हैं। आप यहाँ पर क्या क्या सर्व करते हैं? हम दही भल्ले होते हैं, गोलगप्पे होते हैं, फ्रूट चाट होती है और आलू चने होते हैं, और हमारा सर्दी में 2 चीज़ें और ऐड हो जाती हैं, कश्मीरी चाय और तंदूरी चाय। ज़्यादातर डिमांड किस चीज़ की है? ज़्यादातर डिमांड दही भल्लों की है, वो इस वजह से कि हमारे जो मसाला जात होते हैं वो स्पेशली मसाला जात होते हैं, हम खुद बनवा के मसाले कस्टमर को सर्व करते हैं। आप अपने दही भल्लों में ऐसे कौन से खास मसाला जात डालते हैं जो लोग दूर दूर से आपके पास दही भल्ले खाने के लिए ज़रूर आते हैं? हमारा जो मसाला है हम खुद स्पेशल तैयार करवाते हैं, 3-4 किस्मों की हम चटनियाँ ऐड करते हैं, और जो हमारी मीठी चटनी जो है मेन वो चीनी गुड़ और कुर्बानी की हम तैयार करते हैं। ऐसी क्या खास बात है कि लोग दही बड़े ज़्यादा खाना पसंद करते हैं? खास बात तो ये है कि जो दही भल्ले जो हैं, दही भल्ला जो होता है भल्ला दही भल्लों में है वो, और जो पकौड़ियाँ होती हैं वो हम खुद बनाते हैं, और भल्ला जो है वो दाल माश का बनता है, और जो पकौड़ियाँ वो बेसन की हम बनाते हैं खुद। क्या आपकी इसके अलावा भी कोई ब्रांच है? जी हमारी 2 ब्रांचेस हैं, एक ये मॉडल टाउन ए ब्लॉक में और दूसरी ब्रांच जो है वो तारिक गार्डन वलेंशिया में। आप 35 साल से मॉडल टाउन में ये काम कर रहे हैं और यहाँ पर बहुत सारी मशहूर शख्सियात भी रहती हैं, तो यहाँ पर आपके पास दही भल्ले खाने के लिए मशहूर शख्सियात तो आती होंगी? जी हमारे पास सियासतदान आते हैं काफ़ी, और हमारे तो वैसे ही काफ़ी अरसे से हमारे नवाज शरीफ साहब के घर दही भल्ले जाते हैं, और क्रिकेटर्स भी आते हैं जैसे कि वहाब रियाद है, कामरान अकमल है, उमर अकमल है, और सिंगर्स भी आते हैं जैसे आतिफ असलम है, उनकी रिहाइश भी इधर मॉडल टाउन में भी है। कभी किसी ने कोई कंप्लेंट की? जी नहीं, हमारा जो मेयार है जो 35 साल पहले था आज भी वही मेयार हमारा बरकरार है। बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, मेरे लिए दही भल्ले, गोलगप्पे और चना चाट आ चुकी है। इसको ट्राई करती हूँ। सबसे पहले दही भल्लों को। ये बहुत ज़्यादा लजीज हैं। आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। मिलते हैं अगले नए देसी खाने में। अल्लाह हाफिज़। तो एंजॉय किया आपने नफीस के दही भल्ले, हमने भी आपकी तरह देख के एंजॉय किया। इससे पहले कि प्रोग्राम खत्म करें, कल एक बहुत ही अहम शख्सियत, बड़ी हमारी अजीज़ शख्सियत दुर्दाना भट्ट आपा इस जाने फानी से कूच कर गई। कोरोना की वजह से 83 बरस उनकी उम्र थी। आंगन टेढ़ा, डुगडुगी, 50-50 और दीगर कई मशहूर ड्रामास का हिस्सा थी और बहुत मारूफ एजुकेशनिस्ट भी थी। अल्लाह उनको बरीक रहमत करे। कल हमसे जुदा हो गए। अभी हम आपसे इजाज़त लेंगे। आपसे हमारी मुलाकात होगी मंडे को, लेकिन सैटरडे संडे को हमारा जो बेस्ट ऑफ है वो चलता है, उसे देखना बिल्कुल मत भूलेगा। मंडे तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।